Good morning students, welcome once again in the Club International online classes. In the previous video lecture we have done about the isotopes and fractional atomic mass. In the previous video lecture I already have told you that isotopes are the atoms of the same element which have the same atomic number but different atomic mass. In the isotopes, we always considered same atomic number but different atomic mass. As you can see, these are the atomic numbers and these are the mass numbers, and you will consider it as a isotopes of hydrogen because these are the same element atoms which have the same atomic number but different atomic mass. आज जो अपन कर रहे हैं that is applications of the isotopes. आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस लेंगे. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपना होगा आइसोबार्स. आई होप कि आज अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटॉप्स की, तो देखिए आइसोटोप का यूज़ जो है वो बहुत जगह होता है. न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, सर्जरी फील्ड में भी होता है और मेडिकल में भी होता है. साथ में जो आपके साइंटिस्ट होते हैं जो फॉसिल के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट वगैरह, वो क्या करते हैं कि इसको फॉसिल डेटिंग के अंदर भी यूज़ करते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि कितना पुराना फॉसिल है, तो उसकी डेट आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका ईयर आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी उसका कौन से इरा के अंदर वो रहा होगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आइसोटॉप्स को यूज़ करते हैं, जिसको अपन कार्बन डेटिंग मेथड भी कहते हैं. तो इसके अंदर अपन बात करेंगे सारी एप्लीकेशंस की कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है और जनरली अपन किन किन आइसोटॉप्स को उसमें यूज़ कर रहे होते हैं. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला यूज़ जो है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है. और अगर एग्जाम्पल आप लें इसका कि कौन सा आइसोटॉप यूज़ किया जाएगा, तो वो है यूरेनियम. यूरेनियम जो होता है वो एक हैवी मेटल होता है. तो उस हैवी मेटल को क्या किया जाता है कि न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करवाया जाता है. बम्बार्ड मीन्स उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स डाले जाते हैं, बौछार करवाई जाती है न्यूट्रॉन्स की. तो उस बम्बार्डमेंट के बाद वो छोटे छोटे दूसरे एटम्स के अंदर टूट जाता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर आपको क्या रिलीज़ होते हुए मिलती है, एनर्जी रिलीज़ होकर मिलती है. रीज़न सेम है कि भाई न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है, इसलिए इस एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है इसे. तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है बेसिकली हम या तो न्यूक्लियस को ऐड करके यानी फिशन के द्वारा, या फिर फ्यूज़न और फिशन, दो मेथड होती है. तो एक के अंदर अपन तोड़ते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं या छोटे एटम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे भी एनर्जी निकलती है. डिसोशिएशन और कॉम्बिनेशन दोनों से. तो कॉम्बिनेशन के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके और एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और उसके अंदर फिशन वाले के अंदर यानी टूटेंगे, तो दोनों के अंदर ही एनर्जी रिलीज़ होती है, चाहे वो कंबाइन हो चाहे वो डिसोशिएट हो, दोनों ही कॉम्बिनेशन और डिसोशिएशन में एनर्जी रिलीज़ होती है. और ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है दैट इज़ ड्यू टू द combination या due to the dissociation of the nucleus. So we are calling this energy as a nuclear energy. तो न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर जो जनरेट की जाती है वो बेसिकली आइसोटॉप्स, यूरेनियम आइसोटॉप्स को लेकर की जाती है. इसीलिए इस एनर्जी को हम एक एप्लीकेशन मान सकते हैं किसका, आइसोटॉप का. तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरेनियम आइसोटॉप, सो वी आर कंसिडरिंग इट एज अ एप्लीकेशन ऑफ द isotopes.
सेकेंड अगर अपन बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉसिल डेटिंग के अंदर इसे यूज़ किया जाता है, तो सेकेंड अपन यूज़ करते हैं आइसोटॉप का कार्बन डेटिंग मेथड में। कार्बन डेटिंग मेथड में तो देखिए कार्बन डेटिंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन को यूज़ किया जाएगा। तो कार्बन जो नॉर्मली अपन देखते हैं वो होता है 12, है ना। उसके अलावा कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो ये जो कार्बन 13 और कार्बन 14 होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें से, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं उनमें से रेज इमिट होती है। कौन सी, अल्फा, बीटा और गामा रेज इमिट होती है। तो वो जो रेज इमिट होती है वो धीरे 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 करके उस कंपाउंड को, उस एलिमेंट को क्या करती रहती है, कम करती रहती है। या यूँ कह दे कि ड्यू टू द एमिशन ऑफ द रेज दैट सब्सटेंस विल बी डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद वो डिसअपियर होना शुरू कर देता है। तो रेशो जो होता है कार्बन का उस फॉसिल के अंदर कितना बचा है, कितना अमाउंट के अंदर कार्बन, क्योंकि आपको पता है कि हर एक लिविंग थिंग की जो बॉडी होती है दैट इज़ अ कार्बन मेडअप। अपनी बॉडी भी कार्बन से बनी हुई होती है। कार्बन कंपाउंड मेजर कंपाउंड होता है अपनी बॉडी को फॉर्म करने के लिए, और साथ ही अपने को एनर्जी जो मिलती है वो भी कार्बन कंपाउंड से ही अपन ले रहे होते हैं। ग्लूकोज इज़ अ कार्बन कंपाउंड विच वी आर यूजिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू अपन जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ही आगे जाकर आपके फूड मटेरियल से जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, वाटर बनाती है और साथ में एनर्जी रिलीज़ करती है। तो वो जो एनर्जी अपने को मिल रही है वो भी अपने को कहाँ से मिल रही है, कार्बन कंपाउंड से ही मिल रही है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि अपन सराउंडेड है विद द कार्बन कंपाउंड्स एंड आवर बॉडी ऑल्सो मेड अप बाय द कार्बन कंपाउंड्स। तो अपनी बॉडी कितनी दिनों पुरानी है या फॉसिल की बॉडी कितने दिनों पुरानी है वो डिपेंड करता है कि उसमें जो रेडियो एक्टिव कार्बन है वो कितने रेशो में प्रेजेंट है अब, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करेगा ही। तो धीरे 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 उसकी अमाउंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो वहाँ पर जो कार्बन डेटिंग मेथड है वो यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनकी हेल्प लेकर अपन क्या कर रहे हैं, फॉसिल को डेट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी एज कंसिडर कर रहे हैं कि वो कितना पुराना है, कितनी ईयर्स के पहले ये रहा होगा। इसलिए इस पूरी मेथड को या तो फॉसिल डेटिंग मेथड कहा जाता है या फिर कार्बन डेटिंग मेथड भी कह दिया जाता है। फॉसिल डेटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फॉसिल की एज को डिटरमाइन कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वी आर यूजिंग द कार्बन आइसोटॉप फॉर दिस मेथड, सो वी ऑल्सो कैन यूज द कार्बन डेटिंग मेथड नेम फॉर दिस मेथड। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होती है वो होती है ट्रेसर टेक्निक। इन द ट्रेसर टेक्निक क्या है भाई ये ट्रेसर टेक्निक? ट्रेसर टेक्निक देखो नाम से पता चल गया होगा, ट्रेसर मतलब ट्रेस करने वाला। ट्रेसर टेक्निक बेसिकली मेडिकल फील्ड का एक प्रोसेस मान सकते हैं। मेडिकल फील्ड के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि अपने ऑर्गन्स में से कोई ऑर्गन वर्क करना बंद कर देता है तो लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, यानी उसकी जगह दूसरा ऑर्गन यूज़ कर लिया जाता है, ट्रांसप्लांट करवा लिया जाता है, किसी दूसरे से ले लिया जाता है। जैसे कि ज़्यादातर किडनी फेल्योर जो होता है उन केसेस में देखने को मिलता है कि किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उससे मैच करती हुई किडनी किसी दूसरे से लेकर और उसको ट्रांसप्लांट करवा दिया जाता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसे बड़े ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज जब होती है तो उसमें आपके बॉडी का उस ऑर्गन को एक्सेप्ट करना बहुत यूज़फुल होता है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि फिर उस ऑर्गन को फिर से आपको निकालना पड़ सकता है जो आपने ट्रांसप्लांट करवाया है।
उस कंडीशन में होता ये है कि जनरली आप जैसे ही बॉडी ऑर्गन आपने ट्रांसप्लांट करवाया तो आपकी बॉडी जो होती है अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसमें ब्लड इजीली ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, तो वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगी और ये एक तरीके से ऐसा होगा कि आपकी बॉडी ही आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को मारना शुरू कर देगी और डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, यानी उसको फंक्शन नहीं करने देगी, उसको एज अ पैथोजन ट्रीट करेगी, एज अ आउटर पार्ट उसको ट्रीट करेगी कि वो अपनी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको पता करना ज़रूरी होता है कि आपने जो ट्रांसप्लांट किया है बॉडी में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है इट्स फंक्शनिंग जो है उसकी फंक्शनिंग, इट इज़ फंक्शनिंग राइट मैनर और इट इज़ नॉट फंक्शनिंग राइट नाउ। तो उस कंडीशन के अंदर आपको पता करना, कैसे पता करेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि वो बताएगा कि हाँ मैं फंक्शन कर रहा हूँ, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि आइसोटॉप्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, उनको ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और जब ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है तो आपको पता है ब्लड तो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है और सर्कुलेट होने का रीज़न भी आपको पता है कि हर एक बॉडी पार्ट को आपको एनर्जी देनी होती है और एनर्जी की नीड हर एक सेल को होती है, हर एक बॉडी की सेल को होती है। वहाँ पर आपको फूड भी प्रोवाइड करवाना होता है तो ब्लड भी प्रोवाइड करवाना होता है तो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवानी होती है हर एक बॉडी पार्ट को। तो उस कंडीशन के लिए आप एक मान सकते हैं कि आप एक ब्लड को एक ट्रांसपोर्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं कि उस बॉडी पार्ट में आपका ब्लड पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो अगर वो सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है मीन्स योर बॉडी हैज़ बीन ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट पार्ट। लेकिन अगर नहीं पहुंच रहा है मतलब आपकी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा है, या किसी भी वाउंड के लिए भी चेकिंग के लिए ट्रेसर टेक्निक यूज़ की जा सकती है कि उस वाउंड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप आइसोटॉप्स को डालेंगे, वो अल्फा बीटा गामा रेज को अमिट करेगा और उसकी प्रेजेंस को आप चेक करके और बता सकते हैं कि आपके किस बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सही ढंग से हो रहा है और किस बॉडी पार्ट में नहीं हो रहा। तो इससे ट्रेस कर रहे हैं बेसिकली अपन किस बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। तो जो अपन क्या कर रहे हैं, एक चेकिंग जो कर रहे हैं ट्रेस करके, वो ट्रेसर टेक्निक के अंदर अपन इंक्लूड करते हैं। तो ट्रेसर टेक्निक के अंदर भी अपन किसको यूज़ कर रहे हैं, आइसोटॉप्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रेसिंग। नेक्स्ट जो होता है डिजीजेस में भी यूज़ किया जाता है इसको, ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के अंदर आपके कुछ आइसोटॉप्स हैं जिनको अपन यूज़ करते हैं, जैसे आयोडीन है उसको यूज़ किया जाता है। आपके आयरन है, आयरन जो 59 वाला होता है उसको अपन यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो होता है वो कैंसरस ट्यूमर्स जो होती है, कैंसरस ट्यूमर मतलब कैंसर जनरेट करने वाली ट्यूमर्स, दो तरीके की ट्यूमर होती है। देखिए कई बार क्या होता है, चोट लगने से आपकी जो मसल्स होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो डेड हो जाती है और फिर वो क्या नहीं कर पाती, वर्क नहीं कर पाती और उसके सराउंडिंग के अंदर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक डेड पार्ट की तरह आपके बॉडी के अंदर एक उभार के फॉर्म में आपको नज़र आना शुरू कर देती है। तो उसे कहा जाता है नॉन कैंसरस ट्यूमर। तो वो कैंसर जनरेट नहीं करती, मतलब कि कैंसरस ट्यूमर का फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, ऐसी ट्यूमर्स होती है जो बार बार जनरेट होती जाती है या अपने पास और ज़्यादा ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कर पाती है, या यूँ कह दें कि अपनी साइज़ में वो बड़ी होती जाती है। तो लिविंग ट्यूमर्स जो होती है वो कैंसरस ट्यूमर कहलाती है, क्योंकि वो बार बार डेवलप हो जाती है और बार बार वो उस बॉडी पार्ट के अंदर नई सेल्स को जनरेट कर पाती है। तो कैंसरस ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए कोबाल्ट 60 आइसोटॉप जो होता है उसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी है आपके पास कोबाल्ट 60 के अलावा आयरन, जो कि मैंने आपको बताया
एनीमिया में यूज़ किया जाता है। एनीमिया आप जानते ही होंगे, ब्लड जो होता है जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है उसको एनीमिक पर्सन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन उसमें कम होता है। आपने सुना अगर अपनी पहले क्लासेस के अंदर अगर आपने इसके बारे में कुछ नॉलेज लिया हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टर ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का उसका रोल होता है, या यूँ कह दें कि वो कंबाइन होता है विद द ऑक्सीजन एंड देन इट विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर बॉडी पार्ट। लेकिन अगर आप इसके अंदर हीमोग्लोबिन की जिसके अंदर Hb की कमी हो जाती है तो उनके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है और उसको एनीमिक पर्सन कहा जाता है। ब्लड खून की कमी जिसको अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि इसको खून की कमी है तो उसको एनीमिक पर्सन कहा जाता है। तो बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके सेंटर पे आयरन की नीड होती है। आयरन इसीलिए कहते हैं कि पालक खाना चाहिए, अनार खानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है और उससे खून की कमी पूरी हो जाती है। तो बेसिकली खून की कमी का मतलब क्या है कि उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो बन जाता है आयरन जो होता है उसकी वजह से, क्योंकि आयरन उसके मिड के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के मिड का जो एलिमेंट होता है दैट इज़ आयरन। तो आयरन 59 जो आइसोटॉप होता है उसको अपन यूज़ करके एनीमिक पर्सन का क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसे ही आपने एक डिजीज़ के बारे में और सुना होगा दैट इज़ थायराइड। थायराइड बेसिकली आपके एक ग्लैंड का नाम भी है जो आपके थ्रॉट में होती है, और इस थ्रॉट में जो ग्लैंड होती है थायराइड वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है दैट इज़ नोन एज अ थायरॉक्सिन हार्मोन। और वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लैंड्स को मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है भाई, आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ अ मास्टर ग्लैंड। तो उसी को एक्टिवेट करने का काम थायरॉक्सिन हार्मोन का होता है जो कि आपके ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। वो अलग है, थायरॉक्सिन आपका अलग है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने का काम थायरॉक्सिन का होता है कि वो बाकी सब पे कंट्रोल कर सके, मास्टर ग्लैंड जिसको आप बोलते हैं, राइट। तो आपको पता होगा कि पिछले क्लासेस में आपने स्टडी भी किया होगा कि आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अगर वर्क करना बंद कर देती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है या लेस अमाउंट में बना रही होती है, तो आप थायराइड के पेशेंट हो जाते हैं, यानी आपके अंदर थायराइड डिजीज़ हो जाएगी। और उस थायराइड डिजीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि कई लोगों के जो थ्रॉट होता है वो स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, और उस कंडीशन को आप नाम देते हैं गॉइटर डिजीज़। ठीक है, तो गॉइटर डिजीज़ जो होती है वो बेसिकली ड्यू टू द इम्प्रॉपर वर्क ऑफ द थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। उसका कॉज क्या होता है कि आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, और उसके लिए आपने सुना भी होगा बहुत सारे एड्स भी आते हैं सॉल्ट के बारे में कि आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ किया जाना चाहिए। अगर आप थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क करवाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आयोडीन का यूज़ करना होगा, आयोडाइज्ड सॉल्ट का यूज़ करना होगा। तो वो आयोडीन बेसिकली करता क्या है, आयोडीन आपकी थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है, या यूँ कह दें कि थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्क करवाने में उसकी हेल्प करता है। तो अगर आप थायराइड ग्लैंड के इफ़ेक्ट से होने वाली डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जस्ट लाइक मेटाबॉलिज्म आपका जो है वो कम हो गया है, मेटाबॉलिक रेट आपके कम हो गई है, या गॉइटर डिजीज़ हो गई, आपका थ्रॉट जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो रखा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन आयोडीन के आइसोटॉप को यूज़ करते हैं, दैट इज़ आयोडीन 131 आइसोटॉप जो होता है। ये क्या है, मैं जो ये बोल रही हूँ पीछे आयरन 59, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, व्हाट इज़ द नंबर्स विच वी आर रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या, उसका एटॉमिक मास यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, राइट।
तो ये एटॉमिक मास है उसका जो कि अपन यूज़ कर रहे हैं कि इतना एटॉमिक मास वाला जो आइसोटॉप होगा दैट विल बी यूज्ड एज अ आइसोटॉप विच विल बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट। तो ये 59 आयरन 59 जो है वो 59 उसका मास है जो अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंसिडरेशन चलेगा उसके अंदर अपन आइसोटॉप्स को कंसिडर कर रहे हैं। सो बेसिकली वी विल इंक्लूड इट इन एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटॉप्स। ठीक है, तो ये हो गई आपके आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस। ये 4 एप्लीकेशंस हैं जिनको आप कंसिडर करेंगे। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, सेकंड वन इन द कार्बन डेटिंग मेथड, थर्ड वन इज ट्रेसर टेक्निक एंड फोर्थ वन इज ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेस। नाउ द आइसोबार्स क्या होते हैं भाई? आइसोबार्स देखिए, जो आइसोटॉप्स अपन ने करे थे उसका जस्ट अपोजिट मान सकते हैं इसको, क्योंकि आइसोटॉप्स के अंदर अपन किसको सिमिलर मानते हैं? एटॉमिक नंबर को, और डिफर किसको मानते हैं? एटॉमिक मास को। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same atomic mass but different atomic number, atomic number। एटॉमिक मास तो सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल अगर देखें अपन, आर्गन 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, कैल्शियम 20 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, लेकिन मास की अगर बात करें तो इसके अंदर भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है। तो ए देखिए, A is equals to 40, A is equals to 40। Z देखिए, Z is equals to 18, Z is equals to 20। Atomic number is differ, but atomic mass is same। तो इन्हें क्या कहा जाएगा? आइसोबार्स। एक दूसरे के ये क्या हो गए आपके पास? आइसोबार्स हो गए। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ चैप्टर कंप्लीट। और कुछ है नहीं इसके अंदर आई थिंक। हाँ, इसको कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि अपन ने आइसोटॉप में कंसीडर किए थे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले, वो आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन 18 है, यहाँ पे प्रोटॉन 20 है। न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे इसके तो यहाँ पर तो आ जाएंगे न्यूट्रॉन आपके 20 ही, लेकिन यहाँ पर आएंगे आपके 22। तो इसके अंदर तो प्रोटॉन भी डिफर होंगे और न्यूट्रॉन भी डिफर होंगे। प्रोटॉन भी डिफर हो सकते हैं आइसोबार्स में और न्यूट्रॉन्स भी डिफर हो सकते हैं। जैसे कि आइसोटॉप्स में अपन ने क्या कहा था कि प्रोटॉन तो सिमिलर होंगे बट न्यूट्रॉन डिफर होंगे, जिसकी वजह से उनका मास क्या हो जाएगा? डिफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर प्रोटॉन भी डिफर हो सकते हैं तो न्यूट्रॉन्स भी डिफर हो सकते हैं। ये आपका हुआ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपन ने एटम की स्ट्रक्चर करी है, जिसके अंदर अपन ने इसके मॉडल्स के बारे में पता किया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में थ्योरी को पता किया है कि इलेक्ट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। आफ्टर दैट वी हैव टेकन द डिफरेंट मॉडल्स फॉर द स्ट्रक्चर्स। थॉमसन मॉडल लिया, फिर रदरफोर्ड मॉडल लिया, उसके बाद नील्स बोर मॉडल लिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, एटॉमिक मास देखा है, एटॉमिक नंबर देखा है, सिंबल रिप्रेजेंट करना सीखा है कि एटम को किस तरह से सिंबलाइज करते हैं। और उसके बाद अपन ने देखा है कि किस तरीके से अपन एक ही एलिमेंट के डिफर ऐसे एटम्स देखे हैं जो कि मास में डिफर होते हैं जैसे कि आइसोटॉप, और ऐसे भी एलिमेंट्स देखे हैं जो सेम एटॉमिक मास रखते हैं जैसे कि आइसोबार्स। तो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे
आप अपनी प्रॉब्लम्स सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट है। इसकी वर्कशीट मैं आपको भेज दूँगी और एनसीईआरटी बुक में से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिएगा और उनमें से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन नंबर मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।